हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशियस में आपका स्वागत है। हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन को टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे एंड आई एम रियली सॉरी कि कुछ दिनों से मैं आपके लिए लेक्चर नहीं ला पा रहा था बिकॉज ऑफ सम इश्यूज। लेकिन अब ये लेक्चर कंटिन्यू की जाएंगी और इसे जल्द से जल्द ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको भी प्रीलिम्स में रिवीजन करने का प्रॉपर टाइम मिले एंड हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीज मैगजीन्स। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक आ रही हैं तो हम सोच रहे हैं कि कुछ नया किया जाए सो दैट प्रीलिम्स में भी आपको मदद मिल सके। लाइक पीवाईक्यू डिस्कशन जो भी है हम डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैगजीन। आपसे भी सजेशंस लिए जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ तक हमने डिस्कस किया था? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द वेस्ट एशिया रिलेशंस, है ना। आज हम इंडिया और ईरान के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली बात, अगर हम बात करें ईरान की तो हम मैप में देखेंगे कि आखिरकार ईरान का लोकेशन कहाँ है। बिकॉज आफ्टर सीइंग द लोकेशन आपको थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी एंड जो भी हम आपको बताएंगे कंसेप्ट वो भी आपको आसानी से समझ में आएगी। लाइक ईरान का क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए, जो चाबहार पोर्ट है उन सब के बारे में भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द मैप फर्स्ट। तो व्हेन वी लुक एट द मैप आप देख सकते हो ये है आपका ईरान। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप हमें बताओ कि बॉर्डरिंग कंट्रीज ईरान का कौन कौन सा है। यस, तुर्की, इराक, ठीक है, एंड यू हैव द तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अजरबैजान एंड अर्मीनिया। ठीक है, एंड अगर वाटर बॉडीज की बात करें तो कैप्शियन सी हो गया आपका इधर, पर्शियन गल्फ हो गया इधर आपका। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान रखनी है। हालांकि ये आपका ईरान से मैप नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में, बट कैप्शियन सी हो गया या फिर पर्शियन गल्फ हो गया या फिर स्ट्रेट ऑफ हर्मुज यहाँ पर जो आप देखते हो, है ना, इन सब से एसोसिएटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन आई हैं तो आपको ध्यान रखना है। कैप्शियन सी से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आए हैं तो उन सब पर भी आपको फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। अब आप यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो आपका ईरान है और इधर आप देखो पाकिस्तान है। ठीक है, और ईरान में भारत ने, आपको ही पता है कि जो चाबहार पोर्ट है वो बिल्टअप किया था, है ना। और पाकिस्तान का इधर ग्वादर पोर्ट है जो चाइना की मदद से बिल्टअप हुई है पाकिस्तान में। अब जाहिर सी बात है कि हमें भाई साहब पाकिस्तान ने तो एसेसिबिलिटी नहीं दी थी अफ़गानिस्तान को एक्सेस करने के लिए या फिर हमारे जो भी ट्रेड होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है अफ़गानिस्तान से तो पाकिस्तान ने ब्लॉक करके रखा था कि भाई साहब आप हमारे रूट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली हमने चाबहार पोर्ट को डेवलप किया और चाबहार पोर्ट के माध्यम से हम ईरान में एंटर करते हैं और फिर अफ़गानिस्तान में, उसके बाद हम सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सिग्निफिकेंस ऑफ चाबहार पोर्ट समझ रहे होंगे। ठीक है, और चाबहार पोर्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आपने भी पढ़ा होगा, बहुत बार ये न्यूज़ में रहती है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो अगर हम बात करें इंडिया और ईरान के रिलेशन की, काफ़ी पुरानी रिलेशन है। कहने का मतलब ये है कि एंशियंट टाइम से ही ये आपका पर्शियन रिलेशन आपने सुना भी होगा। ठीक है, पर्शियन इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन पिलर। ठीक है, ये सब आपने जरूर सुना होगा। साथ ही साथ ये भी है एंशियंट इंडिया में पर्शिया के साथ ट्रेड भी होती थे और इसके एविडेंस भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपके कुछ पर्शियन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हमें पंजाब में देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी अगर देखें, जो मौर्यन एम्पायर था हमारा एंशियंट इंडिया में, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर थी मौर्यन एम्पायर की, ये कहीं ना कहीं जो एक्मेन्यूड रूलर्स थे पर्शिया के, उसके एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर से
सिमिलर पैटर्न रखते थे। हालांकि नॉट टू कॉपी, बट कुछ ना कुछ पैटर्न हमें कॉमन देखने को मिली थी। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके पर्शियन स्क्रिप्ट है ना, इंडिया में आई, एंड उसी को हमने खरोसती स्क्रिप्ट का भी नाम दिया था। खरोसती के बारे में आपने सुना भी होगा। नॉर्थ वेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये आपका स्क्रिप्ट फेमस थी ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। ठीक है, एक और बात अगर हम बोले तो ये जो आपका मोनोलिथिक पिलर इडिक्ट्स जो अशोका इरेक्ट किया करते थे, जिसमें आपका बेल शेप्ड कैपिटल होता था, इस टाइप से, है ना, इस टाइप से बेल शेप्ड कैपिटल होता था, तो वो भी आपका सिमिलर लगता था, लाइक द विक्ट्री पिलर्स ऑफ द अकेमेडियन एम्पेरर्स। ठीक है, तो ये सब आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपको एंशियंट इंडिया से भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप इन सब टॉपिक को, इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या, मेडाइवल इंडिया का जब फेज आया, तो मेडाइवल इंडिया में भी आपका ये हमें रिलेशंस देखने को मिले। जैसे आपका पर्शियन लैंग्वेज जो मेडाइवल इंडिया में, भारत में यूज होती थी, तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इंडिया में रहा। और एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, जैसे 14th सेंचुरी में जो उस समय के किंग थे भारत में, फिरोज शाह बहमनी, इन्होंने स्किल्ड लेबर को ईरान से इंपोर्ट किया था, ताकि भारत में, यानी कि अपने उस रीजन में डिफरेंट मोनूमेंट्स एंड डोम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो इसलिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैविंग द पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे जो ईरान के साथ या फिर पर्शिया के साथ रिलेशन है, वो काफ़ी कम्प्लेक्स रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराने भी रहे हैं। और इसका प्रभाव इंडिया पर, चाहे वो लिंग्विस्टिक टर्म्स में, चाहे वो कल्चरल टर्म्स में, ठीक है, वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो इंडिया और ईरान का जो रिलेशन है, इट स्पेन सेंचुरीज मार्क्ड बाय मीनिंगफुल इंटरेक्शंस। ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसलिए बताए सो दैट आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ सके। तो जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 1947 से पहले, तो आपको पता होना चाहिए, पता तो होगा ही आपको, कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो आप देख लो, पाकिस्तान ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता था। तो इसका मतलब क्या है कि बिफोर 1947 कहीं ना कहीं ईरान जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ बॉर्डर शेयर करता था। ठीक है, तो ये बातें हो गई। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान बना और ईरान जो है हमारे नेबरिंग कंट्री से दूर हो गया। लेकिन हाँ, आज भी अगर देखें तो लैंग्वेज का प्रभाव, कल्चर का प्रभाव, ट्रेडिशन का प्रभाव पर्शिया का इंडिया में देखने को मिलता है। तो ये सब तो बात है, लेकिन अगर हम करंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है ना, कि हम ईरान से दूर होते जा रहे हैं। अब ईरान से दूर क्यों होते जा रहे हैं? पार्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शन। तो यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगा रखी है, जिसके कारण हमारा जो ट्रेड है, खासकर हम क्रूड ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते थे ईरान से, तो उन सब पर रेस्ट्रिक्शंस हो गई और हम उतनी ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे। और दूसरा एंगल क्या हुआ है कि जो आपका ईरान, चाइना, पाकिस्तान नेक्सस है ना, वो स्ट्रोंग हो गई है, एज वेल एज जो आपका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बेसिकली जो 6 मेंबर्स की ग्रुपिंग है, जो गल्फ कंट्रीज है ना, उसी का आपका ग्रुपिंग है। तो इन सब में भी आपका रिफ्ट देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दीज हैज़ क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर इंडियाज वेस्ट एशिया पॉलिसी। वेस्ट एशिया पॉलिसी में हमने वेस्ट एशिया पर बात करी ही है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब एक न्यूज़ भी आई है जिसको ये कंफर्म करता है कि
हाँ, ईरान भी जो है इंडिया के साथ उतनी इंगेजमेंट नहीं कर रहा है। अब ईरान को भी थोड़ा सा लगता है कि भाई साहब, जब यूएस ने सैंक्शन लगाया तो फिर आपने तो पूरा ही रिलेशंस तोड़ दिए, कहने का मतलब ये हुआ। तो ईरान, अब देखो, ये जो आपका फरजाद बी गैस फील्ड है, ये ईरान में है। भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ओएनजीसी, तो इन्होंने 2008 में पर्शियन गल्फ में ये गैस फील्ड डिस्कवर की थी। ठीक है, तो भारत भी इसमें स्टेक लेना चाह रहा था, है ना, कि भारत भी इसके एक्सप्लोरेशन में हिस्सा बने। लेकिन अभी रिसेंट न्यूज है कि ईरान ने भारत की जो शेयर होल्डिंग है उसको देने से मना कर दिया, है ना। कहा ये कि हमारी जो ईरानियन कंपनी है वही इसका एक्सट्रैक्शन करेगी, भारत को साइडलाइन कर दिया गया है ना। ये सब आपका आया है जब हमने ट्रेड रिलेशंस ईरान के साथ काफ़ी कम कर दिए थे बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शन। ये तो हमने जनरल पर्सपेक्टिव में बात किया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईरान। तो आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपको चीज़ें ध्यान से सुननी है, ठीक है। द फर्स्ट पॉइंट इज एनर्जी सिक्योरिटी। अब देखो, जो वेस्ट एशिया में कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया आपका, ठीक है, ईरान हो गया आपका, तो भारत इन सब देशों से जो क्रूड ऑयल है ना वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करता है। तो अगर इन देशों के रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप एनर्जी सिक्योरिटी लिखोगे तो ये तो आपको अपर एज दिलाएगा ही दिलाएगा, ठीक है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म्स में आपको पता है कि ईरान में अच्छी खासी क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं और वो प्रोड्यूस भी करता है। लेकिन इंडिया बिफोर द यूएस सैंक्शन काफ़ी भारी मात्रा में ऑयल ईरान से इंपोर्ट करता था। आप देख सकते हो बिफोर द सैंक्शन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर आफ्टर सऊदी अरेबिया। कौन? ईरान। लेकिन यूएस सैंक्शन के बाद इंडिया ने इंपोर्ट पर कमी कर दी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि लगाया गया यूएस सैंक्शंस, लेकिन रिलेशंस किसके प्रभावित हो रहे हैं? हमारे प्रभावित हो रहे हैं। तो जो आपका ग्लोबल हेजोमनी में डोमिनेट करेगा उसकी इंटरनेशनल लेवल पर चलती है ना, ये भी आप देख सकते हो। एंड अभी यूएस की हेजोमनी को कौन चैलेंज कर रहा है? तो आपका चाइना चैलेंज कर रहा है, इसलिए यूएस को चिंता हो रही है, ठीक है। उसके बाद देख लो जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस आप समझिए कि ईरान का जो हमने आपको मैप दिखाया यहाँ है ना, यहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अब भाई साहब इसी स्ट्रेट के माध्यम से हम इन रीजन से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एज वेल एज हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं इन देशों में, या फिर इन्हीं रूट के माध्यम से हम अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया को एसेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हो गया ये, या फिर इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट हो गया भारत के लिए। तो अगर हम ईरान के साथ रिलेशन अच्छे रहते हैं तो हमारी जो ट्रेड होती है, सी ट्रेड होती है, वो भी सिक्योर होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल, है ना। ये बातें हो गई जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पर। एंड सेंट्रल एशिया के साथ लिंकेजेस के बारे में तो हमने आपको बताया ही। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो कि जो चाबहार पोर्ट हम बना रहे हैं या फिर बन गई है, तो वो एक्चुअली आपको सेंट्रल एशिया को लिंक अप कर देती है। और सेंट्रल एशिया जो है उस तक अभी भारत की पहुँच उतनी ज़्यादा नहीं हुई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन। तो होप कि इसके माध्यम से जो हमारे सेंट्रल एशिया के लिए कनेक्टिविटी या एसेसिबिलिटी होगी वो और ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिविटी देख लो, इंडियाज गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ये तो हमने देखा ही है ना। चाबहार पोर्ट की बात करें, हाँ, ये जो इंडियाज गेटवे टू सेंट्रल एशिया है, इसके साथ साथ आप ये देख लो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। मैं आपको मैप दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे।
ये आप देखो, ये है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इस कॉरिडोर के माध्यम से हम रशिया तक एक्सेस करना चाहते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। तो ये जो आपका नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रूट है वो कहाँ से इंडिया से शुरू हो रहा है, आप देख सकते हो, ईरान से इंटर करके फिर आपका सेंट्रल एशिया, उसके बाद हम रशिया तक पहुँचेंगे। लेकिन अभी जो आपका स्टैंडर्ड रूट है रसिया तक पहुँचने का या रशिया को इंडिया तक पहुँचने का, वो है आपका इधर से, है ना। रेड सी को क्रॉस करो, उसके बाद आपका मेडिटेरेनियन सी, है ना, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद आपका नॉर्थ सी, तब जाके रसिया तक पहुंचेगा। तो ये सिग्निफिकेंस है ईरान का। तो एंट्री कहाँ से हो रही है, ईरान से हो रही है। अब रिलेशन अच्छे रहेंगे तभी तो ये कनेक्टिविटी पर वर्क होगा, है ना। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद आप देख लो चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया। पहली बात तो ये कि इट बाईपासेस पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान हमें अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं देता था। हमारे जो ट्रांसपोर्ट थे उसको ये एक्सेसिबिलिटी नहीं देता था, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको साइडलाइन करने के लिए चाबहार पोर्ट हमने बनाया, बाईपासिंग पाकिस्तान। एंड अब देख लो चाबहार ऑल्सो एक्ट्स एज ए बैलेंस टू CPEC, एंड इट इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू ईरान एंड अफगानिस्तान। बिकॉज अब अफगानिस्तान में भारत पीस चाहता है, ठीक है, वहाँ के डेवलपमेंट चाहता है। तो भारत जो भी मदद करना चाहता है, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो या फिर डेवलपमेंट हो, है ना। तो विदाउट कनेक्टिविटी, विदाउट असेसिंग अफगानिस्तान, ये संभव कैसे है, ये बात है। साथ ही साथ ये जो अस्त्रवाट एग्रीमेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एक समय न्यूज़ में भी रही थी। ये बेसिकली मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट था बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया एंड ओमान, कि भाई साहब एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर क्रिएट कर दो जो फैसिलिटेट करेगा गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन को बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड द पर्शियन गल्फ, ठीक है। एंड ईरान की इम्पोर्टेंस वैसे भी हो जाती है टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, बिकॉज ईरान ऑल्सो प्रिफर्स स्टेबल गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। आप सोचिए कि क्यों, बिकॉज ईरान के साथ हमने आपको बताया मैप में, यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है। तो भाई साहब यहाँ पर अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या डिस्टर्बेंसेस रहेगी तो ईरान में भी असर पड़ेगा। इसलिए ईरान भी क्या चाहेगा कि भाई साहब हमारे पड़ोसी में स्टेबिलिटी रहे, जिस प्रकार से इंडिया चाहता है कि हमारे नेबरिंग जो भी कंट्रीज हैं वहाँ स्टेबिलिटी रहे। तो वो बात है, ठीक है। एंड उसके बाद रीजनल पीस हो गया। लेकिन इश्यूज हैं, क्या क्या इश्यूज इमर्ज होकर आ रही हैं। तो पहला इश्यूज है आपका चाइना फैक्टर, ये तो मैंने आपको बताया ही। अब जो है ना ईरान और चाइना के साथ दोस्ती या नज़दीकियाँ बढ़ रही है, खासकर तब से जब से US ने सेंक्शन लगा दिया ईरान के ऊपर, ठीक है। तो चाइना तो हमेशा यही देखते रहता है कि कहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाया जाए। तो ईरान और चाइना ने 25 ईयर कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन किया, जो ईरान की नज़दीकी टुवार्ड चाइना को बढ़ा देगा। और जाहिर सी बात है इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो भारत की है ईरान के साथ वो प्रभावित होगी, बिकॉज अगर क्लोजनेस बढ़ती है चाइना के साथ तो जो आपका ट्रेड है वो चाइना के साथ ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। बिकॉज चाइना वो सारी नीड्स ईरान की पूरी कर सकता है, ठीक है। ये बातें हो गई आपका। एंड चाइना जो है वो भी एक नया पोर्ट है जिसका लोकेशन है जस्क एट द माउथ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वो क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। तो अगर वहाँ पर भी ये चाइना का प्रेजेंस हो जाता है तो पहली बात तो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली ठीक बात नहीं होगी। और साथ ही साथ जो आपका चाबहार पोर्ट का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भारत के लिए रहा है उसको भी ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एंड उसके बाद देख लो न्यू इमर्जिंग एक्सिस जो हम देख रहे हैं। न्यू इमर्जिंग एक्सिस मतलब, तो ये तो आपको ही पता है कि सऊदी अरबिया और ईरान में 36 का आंकड़ा है, दोनों की बनती नहीं है ना। तो इसके कारण इस प्रकार से वेस्ट एशिया में या फिर जो भी कुछ देश है जहाँ पर सिविल वार चल रहे हैं तो वहाँ पर
दोनों के डिफरिंग व्यूज या फिर ऑपरेशंस होते हैं। जैसे सीरिया की बात कर ले तो अगर सऊदी अरेबिया वहाँ के एंटी गवर्नमेंट रिबेलियंस को सपोर्ट करता है ना, लार्जली सुन्नी, तो जो ईरानियंस है वो आपका वहाँ के जो प्रेसिडेंट बशर अल असद रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। कहने का मतलब यही है कि वन इज एंटी टू अदर, ठीक है। उसी प्रकार से यमन में आप देख लो, है ना, जैसे यमन में जो रियादा यानी कि सऊदी अरेबिया है एंड उसके जो गल्फ एलाइज है वो अब्दुल्लाह मंसूर हादी के गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, जबकि ईरान जो है वो शिया हाउती रिबेलियंस को सपोर्ट करता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि इमर्जिंग एक्सिस जो कि डाइवर्जिंग है, ठीक है। एंड दूसरी तरफ देख लो, ये जो चाइना पाकिस्तान रशिया ईरान तुर्की एक्सिस एक तरफ, और दूसरी तरफ यूएसए इजराइल सऊदी अरेबिया एक्सिस दूसरी तरफ। तो इसके कारण और भी जो वेस्ट एशिया की जियो पॉलिटिक्स है वो कम्प्लेक्स बन जाती है। एंड यूँ कह सकते हो कि मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर चल रहा है। मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर मतलब कि अब देख लो, कोल्ड वॉर में दो देश थे, एक यूएसएसआर थे और एक यूएसए था, है ना। तो उसी प्रकार से मिडिल ईस्टर्न कोल्ड वॉर में क्या हो गया, एक ये एक्सेस हो गया और एक ये एक्सेस हो गया। अब दोनों डोमिनेट करने का प्रयास करता है। उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करें तो ईरान ने डिसाइड किया कि वो जो रेल लाइन की कंस्ट्रक्शन है जो कनेक्ट होगी फ्रॉम चाबहार पोर्ट टू जहेद्दीन, है ना, जहेदन जिसको आप कहते हैं, अलोंग द बॉर्डर विथ अफगानिस्तान विदाउट इंडिया। नहीं तो पहले क्या था, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट ईरान चाह रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही थी इस प्रोजेक्ट को लेकर, तो ईरान ने इंडिया को बाईपास कर दिया, ठीक है। देख सकते हो पहले दोनों कंट्रीज हैव एग्रीड टू जॉइंटली डेवलप द रेलवे लाइन, लेकिन अब क्या है, इंडिया को बाईपास कर दिया गया है। तो ये सब इश्यूज निकल कर आ रही है। साथ ही साथ यूएस सैंक्शन ऑन ईरान, ये सबसे बड़ी चैलेंज है जो भारत फेस कर रहा है ईरान के साथ रिलेशंस कमज़ोर होने में। बिकॉज एक तो यूएस ने सैंक्शन लगा दिए ईरान के ऊपर, तो वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी क्रिपल हो गई है, और दूसरी तरफ जो ईरान चाइना की क्लोजनेस है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है बेजिंग तेहरान कनेक्शन, या फिर जो ईरान चाइना के रिलेशंस अगर क्लोजनेस होती है तो न्यू दिल्ली के जो स्ट्रेटजिक एम है ईरान के साथ या फिर वेस्ट एशिया में अपना पहुंच बनाने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। एंड इट कैन चैलेंज इंडिया पोजीशन इन द गल्फ रीजन, ठीक है, एलोंग विद ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जब दोनों देश के बीच बायलैटरल मीटिंग लेट से होती है तो एग्रीमेंट होता है, एमओयू साइन होता है कि भाई साहब हम ये इन्वेस्ट करेंगे, इतने रुपये हम डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, है ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर आते आते काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाती है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, है ना, प्रोजेक्ट अप्रूवल में टाइमिंग, साथ ही साथ इसके कारण प्रोजेक्ट अटकी रह जाती हैं और इसका फ़ायदा कोई दूसरा देश उठा लेता है, चाइना उठा लेता है ना। जैसे आप देख लो फरजाद की बी गैस फील्ड की बात करें तो 2008 में डिस्कवर हुई थी, है ना। अब भाई साहब अगर जल्द से जल्द एग्रीमेंट हो जाता है एक्सप्लोरेशन को लिए तो आज ओएनजीसी को भी स्टेक मिल जाती, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या, है ना, कि अभी तक उस पर काम नहीं हुआ था। तो अल्टीमेटली अब हुआ क्या है कि ईरान ने इस गैस फील्ड को वहाँ की ही कंपनी को दे दिया, कहते हैं ईरान नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, ठीक है। और इसी बीच आपको ही पता है यूएस की सैंक्शंस भी लग गई, तो और भी ज़्यादा भारत इंगेज नहीं कर पा रहा है ना। तो कहने का मतलब ये कि भाई साहब अगर एमओयू सब साइन होते हैं तो टाइमली हो। अब 2008 में डिस्कवर हुआ, 2027 आ गया, है ना, तब भी कोई एग्रीमेंट नहीं बनी थी, और इस बीच में आप देख लो यूएस सैंक्शन आ गई, तो इसके कारण सारे जो एग्रीमेंट है प्रपोजल से उस पर पानी फिर गया। ये बातें हैं। तो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो प्रेजेंट पॉलिसी जो है हमें
दोबारा सोचने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू ईरान। कहने का मतलब ये है कि कॉपरेशंस को बढ़ाने की ज़रूरत है ईरान के साथ टू मेक पार्टनरशिप ए मोर स्ट्रेटेजिक वन। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि भाई साहब जो यूएस के सैंक्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए इंडिया इंगेज करने में थोड़ा पीछे हट जा रहा है। उसके बाद ये भी है ईरान और यूएस के बीच इंडिया मीडिएट कर सकता है, यानी कि अभी आपको भी पता है कि यूएस ने ईरान पर सैंक्शन लगा के रखे है ना। अब इसके कारण ईरान की इकोनॉमी क्रिपल हो गई। अब ये सैंक्शन क्यों लगाए जाते हैं? बिकॉज ये जो आपका ईरान न्यूक्लियर डील था ना, ईरान न्यूक्लियर डील जो हुआ था, तो बेसिकली जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये जो आपका एग्रीमेंट है ईरान के साथ, जो ईरान न्यूक्लियर डील हुआ है, ये कहीं ना कहीं यूएस के इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता, इसलिए उसने यूनिलेटरली विद्रॉ कर लिया था। एंड दैट उसके बाद ये आपका सैंक्शंस लगा दिए गए। उसके बाद जो आपके जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस सैंक्शन को कंटिन्यू रखा है। तो वही बात है, इंडिया जो है वो आपका मेडिएट कर सकता है बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड ऑल्सो इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन रिकॉर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, बिकॉज डिले अगर होती है तो इट फ्रस्ट्रेट द पार्टनर कंट्री एंड गिव ए चांस टू चाइना टू इंक्रीज इट्स फुटप्रिंट। ये बातें हो गई। उसके बाद चलते हैं हम रिसेंट न्यूज़ में, इसको देख के आज पूरा ख़त्म करने ही वाले हैं। तो रिसेंट न्यूज़ में ये तो मैंने आपको डिस्कस किया है कि ईरान ने बेसिकली डिसाइड किया है कि जो रेल लाइन बनाई जानी थी चाबहार पोर्ट से जहेदन तक, अब ईरान सोलली उसे कंस्ट्रक्ट करेगा विदाउट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, जो कि आपका बनाना था अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान विदाउट इंडिया। तो ये आपको न्यूज़ में रही है, इसलिए इसको आप केस स्टडी के रूप में लिखिएगा कि किस प्रकार से जो ईरान है वो अब विदाउट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट प्रोजेक्ट्स को अब कंटिन्यू कर रहा है। ये तो मैंने एक बात बोली, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी वो है आपका गैस फील्ड के बारे में जो हमने चर्चा की थी। तो दोनों को केस स्टडी के रूप में आप लिखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं चाबहार पोर्ट, पुश फॉर चाबहार पोर्ट इन INSTC कॉरिडोर। तो चाबहार पोर्ट के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, वो कहाँ पर बनी हुई है, पर्शियन गल्फ एंड ईरान में, और वहाँ से हम सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका INSTC कॉरिडोर है जिसके बारे में हमने अभी मैप में आपको दिखाया था, तो इंडिया ने प्रपोज किया था कि चाबहार पोर्ट को भी इस 13 नेशनल इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में इंक्लूड किया जाए, जो इंडिया से रशिया को एक्सटेंड करता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को भी इंक्लूड करने की बात की थी। तो मैप में हमने आपको दिखाया कि अगर चाबार पोर्ट को इंक्लूड करते हैं तो हम ईरान के माध्यम से रशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यों? तो पहली बात तो स्मूथ कनेक्टिविटी, बिकॉज ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है तो कनेक्टिविटी इंश्योर होगी। और इतना ही नहीं, इंडिया कैन कनेक्ट विद अफगानिस्तान थ्रू रेल रूट टू जरान्स एंड कैन गेट एक्सेस टू गार्लैंड हाईवे ऑफ अफगानिस्तान थ्रू जरान्स दिलाराम हाईवे। ये जो जरान्स दिलाराम हाईवे है ना, ये अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस हाईवे अलोंग विद काउंटर BRI को काउंटर करने के लिए। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लेवल पर देखें तो इंडिया ने ऑलरेडी इतना $1 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। ठीक है, और इकोनॉमिक बेनिफिट एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल ही रही है। जैसे अगर कनेक्टिविटी इंश्योर होती है तो हम इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम अल्मोनियम शेल्टर टू यूरिया प्लांट्स इन द चाबहार फ्री ट्रेड जोन। ये सब सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें INSTC की, तो इसके बारे में हमने चर्चा आपको कर ही लिया है। ये आपका जो ट्रेडिशनल रूट है, इधर के माध्यम से हम इधर से रशिया को एक्सेस करते हैं। तो जो आपका
INSTC रूट होगा वो आपका डायरेक्ट मुंबई से आप देख सकते हो ईरान के माध्यम से हम रशिया को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपका INSTC है वो 7200 यानी कि 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट रूट है, जहाँ पर भारत 12 देशों के साथ पार्टनर कर रहा है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस्टेब्लिश करने के रिस्पेक्ट में। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, फ्राइट हैं, वो मूव कर सकेंगे ईजिली एमंग इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, है ना। और साथ ही साथ टाइम भी कम लगेगी और फास्टर मोबिलिटी होगी इन फ्राइट्स की। उसके बाद देख लो IAEA, ईरान डील ओवर न्यूक्लियर इंस्पेक्शन। तो आपको ही पता है ना JCPOA जिसको आप कहते हो ईरान न्यूक्लियर डील, जो आपका US और ईरान के बीच हुआ था along with the presence of P5 members। तो इसमें क्या बातें निकल कर आई हैं कि जो अप्रैल 2021 है इसमें जो JCPOA के सिग्नेटरीज थे, मैंने आपको बताया US के अलावा और भी सदस्य थे, तो वो चाह रहे हैं कि किस प्रकार से वाशिंगटन यानी कि US को इस एग्रीमेंट में लाया जाए। लेकिन जाहिर सी बात है अभी तक इस पर कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, US मानने को तैयार नहीं है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तेहरान एंड वाशिंगटन स्टिल डिसएग्री ऑन सेवरल इश्यूज इंक्लूडिंग IRGC's डेजिग्नेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली एक संस्था होगी जिसको पर भी डिसएग्रीमेंट है। उसके बाद JCPOA के बारे में जान लो। ये जो JCPOA है इसी को ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं और ये एग्रीमेंट है जो आपका ईरान प्लस P5 मेंबर्स यानी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट 5 मेंबर है +1, और 1 में आपका कौन है, दैट इज योर जर्मनी। ठीक है, 2015 में ये आपका एग्रीमेंट हुआ था एंड इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2231 से भी एक्सेप्ट कराया गया था। ठीक है, क्या क्या एम था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा। बेसिकली ईरान पर आरोप था कि के पास जो न्यूक्लियर या फिर यूरेनियम रिजर्व है उसके माध्यम से वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करता है, इसलिए इसको रोकने के लिए ये डील लाई गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं US ने ही इस डील से बाहर कर लिया अपने आप को। और जब ये डील हुई थी तो इसमें क्या क्या बातें थी कि ईरान जो है कंप्लायंस करेगा विद द न्यूक्लियर रिलेटेड प्रोविजन जो JCPOA में की गई हैं, और इसको वेरीफाई करने के लिए IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। एंड साथ ही साथ इट लिमिटेड द नंबर ऑफ सेंट्रीफ्यूज एंड ऑल्सो जो हैवी वाटर रिएक्टर है जो न्यूक्लियर रिलेटेड एस्पेक्ट में यूज होती है उसको भी रिकन्फर किया गया था ताकि ईरान जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ना करे। उसके बाद 2018 में देख लो US विद्रॉ, US ने यूनिलेटरल विद्रॉ कर लिया फ्रॉम JCPOA एंड 2020 में ईरान विद्रॉ फ्रॉम JCPOA आफ्टर किलिंग ऑफ जनरल सुलेमानी जो कि ईरान में मिलिट्री कमांडर थे बेसिक। तो इम्प्लीकेशंस क्या होगा इसका, तो इम्प्लीकेशंस भाया देख सकते हो आप। इंडिया वुड लाइक USA टू रिज्वाइन JCPOA। तो इंडिया तो चाहता है कि USA ज्वाइन कर ले ताकि सैंक्शन जो लगाए गए ईरान के ऊपर वो ईज डाउन हो सके और इससे भारत को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ अगर ये डील फिर से आ जाती है तो इट विल अलाउ इंडिया टू मेंटेन क्लोज टाइज विद ईरान एंड जो भी प्रोजेक्ट्स हमारे पेंडिंग है उसको कंप्लीशन मिल सकेगी। इट विल ऑल्सो प्रिवेंट ईरान फ्रॉम गेटिंग क्लोजर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने डिस्कस किया और ये टाइमलाइन देख लेना किस प्रकार से चाबार पोर्ट के लिए डेवलपमेंट शुरू हुई थी। यहाँ पर देख लो 2003 में जो इंडिया ईरान टॉक्स स्टार्ट हुई थी, उसके बाद देख लो कितने लंबे समय के बाद ये जाके प्रोजेक्ट पर काम बना। 2003 से 14 तक में कोई डेवलपमेंट कोई टॉक्स इस पर नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद 2015 के बाद से
ये आपका डेवलपमेंट शुरू हुआ पोर्ट को लेकर, और अल्टीमेटली 2018 में इंडिया टेक्स ओवर ऑपरेशंस ऑफ पार्ट ऑफ चाबार पोर्ट, इन 2019 में अफगानिस्तान सेंड फर्स्ट कार्गो टू इंडिया बाय पासिंग पाकिस्तान, है ना। तो होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बस ध्यान रखना है कि इजराइल जो है ना काफ़ी छोटा सा कंट्री है, लेकिन पावर के टर्म्स में ना काफ़ी बड़ा है। डिफेंस पावर है ना, इसके पास मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, अलोंग विथ इनकी जो टेक्नोलॉजी है वेरियस डायमेंशंस में। एग्रीकल्चर को लेकर आपको पता है, जो आपका इजराइल है वो डेजर्ट क्लाइमेटिक कंडीशन में लाइक करता है, फिर भी वहाँ पर खेती वाटर मैनेजमेंट अच्छे से हो पाती है। समझ में आए? तो भारत जो है इजराइल के साथ डिफेंस सेक्टर में कॉपरेशन बढ़ा रहा है, along with other cooperations in the field of agriculture, in the field of irrigation, in the field of water resources, इन सब के फील्ड में भी वो अपना कॉपरेशन बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इजराइल का मैप मैं चाहता हूँ कि आप खुद गूगल ओपन करके इजराइल के मैप को बढ़िया से देखें, और इजराइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी क्वेश्चन आई है, तो उसके सराउंडिंग जो कंट्रीज हैं, है ना, कोई वाटर बॉडीज हैं, तो ज़रूर उसको देखिएगा। तो अगर हम बात करें इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की, तो काफ़ी पेचीदा है इजराइल का हिस्ट्री, है ना। तो उसको भी हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात हम इंडिया और इजराइल के रिलेशन को देख लेते हैं। तो इंडिया जो है ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है 1950 में। रिकॉग्नाइज भले ही 1950 में करता है, लेकिन दोनों देश का फुल डिप्लोमेटिक टाइज 1992 में जाके होता है ना। उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ते हैं, कॉपरेशंस डिफरेंट फील्ड में बढ़ते हैं, और अब आप देख सकते हो 1992 और 2022, तो डिप्लोमेटिक रिलेशन के 30 साल हो गए, ठीक है। और कुछ सालों में जो दोनों के बीच रिलेशन है, कॉपरेशन से, वो डिफरेंट डायमेंशन में बढ़ी है, ठीक है। जैसे आप देख लो स्ट्रॉन्ग हाईटेक पार्टनरशिप, बिकॉज दोनों जो है दो बड़े नॉलेज इकोनॉमीज हैं। एंड 2017 में यहाँ पर आप देखिएगा कि किस प्रकार से जो कॉपरेशन है या फिर जो इंगेजमेंट है इजराइल के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल आप लिखिएगा, 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने फर्स्ट एवर विजिट किया बाय एन इंडियन पीएम टू इजराइल, और उसके बाद रिलेशनशिप को स्ट्रेटजिक लेवल पर अपग्रेड की गई, एंड बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हुए इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग R&D, इनोवेशन, वाटर, एग्रीकल्चर स्पेस, है ना। तो आप देख सकते हो कि कॉपरेशन का डायमेंशन बढ़ा। उसके बाद 2018 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, वो फिर भारत की यात्रा पर आते हैं, जिसके बाद 4 G2G एग्रीमेंट यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स किन किन मुद्दे पर, साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर, ऑयल एंड गैस कॉर्पोरेशन के मुद्दे पर, फिल्म को प्रोडक्शन के मुद्दे पर, एयर ट्रांसपोर्ट के मुद्दे पर देखने को मिली, एलोंग विद अदर एग्रीमेंट्स। तो अगर हम बात करें एरियाज ऑफ कॉपरेशन, तो मेनली अगर देखा जाए ना, तो जो कॉपरेशन है दोनों के बीच में, वो दो सेक्टर को ज़्यादा डोमिनेट करता है। एक तो डिफेंस कॉपरेशन, एक है आपका एग्रीकल्चर। तो डिफेंस कॉपरेशन में अगर हम बात करें, तो इंडिया जो है लार्जेस्ट बायर है इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का, पहली बात हो गई, है ना। क्यों हम बाय करते हैं? बिकॉज काफ़ी मॉडर्नाइज्ड इक्विपमेंट्स इसराइल के देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दोनों देश ने अपने रिलेशन को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिवेट किया है, जो एक महत्वपूर्ण पिलर है डिफेंस कॉपरेशन। एलोंग विथ कॉपरेशंस के डायमेंशंस बढ़ रहे हैं। पहले डिफेंस कॉपरेशंस पर ही रेस्ट्रिक्ट हुआ करती थी, अभी आप देख लो स्पेस, काउंटर टेररिज्म जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एंड साइबर सिक्योरिटी। एंड यहाँ पर आप देखिए कि जो मेजर डिफेंस सेल्स इसराइल से इंडिया में देखने को मिलती है, यानी कि जो भारत डिफेंस प्रोडक्ट्स
जहाँ से इंडिया जीतता है वो है आपका हिरोन यूएवी, बराक मिसाइल, स्पाइडर एमआर, है ना। और उसके बाद देख लो एफडीआई को डिफेंस सेक्टर में बनाया गया है। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द लिमिट ऑफ एफडीआई। एफडीआई इज नथिंग बट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हम एफडीआई कहते हैं, विथ एन एम टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी, है ना। ये बातें हैं तो इसको बढ़ा दी गई। ये प्रीलिम्स के लिए भी याद रखिएगा, 49% से 74% कर दिया गया है अंडर ऑटोमेटिक रूट। उसके बाद सिक्योरिटी रिलेशन की बात करें तो आप देख लो काउंटर टेररिज्म पर दोनों देश काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म भी सेटअप किया है। एंड और भी चीज़ें हैं लेकिन हमें एक दो पॉइंट ही जानने की ज़रूरत है। देख सकते हो सिंस 2015 जो आईपीएस ऑफिसर ट्रेनीज हैं वो इजराइल नेशनल पुलिस एकेडमी हर एक साल विजिट करते हैं 1 सप्ताह के लिए, ताकि उनको फॉरेन एक्सपोजर ट्रेनिंग मिल सके। जब उनकी ट्रेनिंग नेशनल पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में होती है वो जब ख़त्म हो जाती है तब 1 सप्ताह के लिए उन्हें वहाँ भेजा जाता है ताकि उनको फॉरेन एक्सपोजर भी हो सके। अब एक बात और, व्हाट मेक्स इसराइल ए गुड आर्म सप्लायर टू इंडिया। तो पहली बात तो ये कि भाई साहब फ्लेक्सिबिलिटी है, कस्टमाइजेशन है, ऑल वेदर डिफेंस पार्टनर। और एग्रीकल्चर में कॉपरेशन की बात करें तो देख सकते हो दोनों देश ने 3 ईयर वर्क प्रोग्राम 2021 से 2023 के बीच की साइन किया है ताकि डेवलपमेंट हो सके एग्रीकल्चर कॉपरेशन में और इससे फार्मर्स भी बेनिफिट हो। ठीक है, एग्रीकल्चर कॉपरेशन जो है इस वर्क प्लान के माध्यम से बढ़ी है। एंड देख लो out of 29 center of excellence in 12 Indian states have been commissioned. एंड ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिकली यूँ कहो कि रिसर्च सब की जाती है, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज़। उसके बाद इजरायली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स अब भारत में भी यूज होते हैं ना। तो इससे ड्रिप इरिगेशन से क्या होगा, वाटर एफिशिएंसी होगी और साथ ही साथ जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की खेतों में उतनी ही दी जाएंगी। तो बहुत सारे बेनिफिट लेकर आता है ये ड्रिप इरिगेशन। पहली बात तो ये कि वाटर एफिशिएंसी को इंश्योर करता है, साथ ही साथ वाटर को बर्बाद होने से रोकता है ना। एक्सेसिव वाटर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे ग्राउंड वाटर से काफ़ी ज़्यादा वाटर को एक्सप्लॉयट किया जाएगा वो दिक्कत की बात होगी, है ना। एंड डेयरी फार्मिंग हो गया आपका। उसके बाद ट्रेड की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो है ना, आप देख लो 1992 में $200 मिलियन थी और ये 2018 में बढ़ के $5.84 बिलियन हो गई। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में है बाय $1.8 बिलियन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या कि इंडिया भाई साहब ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम इसराइल, है ना। और इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट है इसमें आप देख लो प्रीशियस स्टोन, मेटल, ऑर्गेनिक केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। एंड दोनों देश ने डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर कर रखा है। क्या है आपका टीटीए, तो बेसिकली मैंने आपको बार बार बताया है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, यानी कि लेट से कि कोई इसराइल है और ये आपका इंडिया है ना। अब इसराइल की कंपनी है, अब वो इंडिया में अपना ब्रांच खोल के रखी। अब ये जो इसराइल की कंपनी इसराइल में रजिस्टर्ड है तो जो भी वो प्रॉफिट अर्न करेगी, अब लेट से कि इसराइल को वो दे ही रही है, अब इंडियन गवर्नमेंट को भी देने लगे। तो नहीं लग रहा है आपको कि दो तरफा टैक्स देने पड़ रहे हैं उस कंपनी को। तो इसी को अवॉइड करने के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट लाया जाता है, ताकि अगर वो कंपनी एक देश में टैक्स दे रही है तो दूसरे देश में नहीं देगी, अगर दूसरे देश में दे रही है तो पहले इसमें नहीं देगी। लेट से कि यहाँ पर इजरायली कंपनी है तो इसराइल को टैक्स दे रही है तो इंडिया को नहीं देगी। अगर यही इंडियन कंपनी है वो इसराइल में अपना वर्क ऑपरेट कर रही है तो इंडिया को अगर टैक्स दे रही है तो इसराइल को टैक्स नहीं देगी। ये है आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, है ना। एंड साथ ही साथ एफटीए पर भी बात चल रही है कि
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड किया जाए दोनों के बीच। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की बात करें तो देख लो, इंडिया इजराइल कॉपरेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रही है। कैसे? तो ज्वाइंट कमिटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैब्लिश गई है अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉपरेशन एग्रीमेंट, जो 1993 में साइन हुई थी। ठीक है। और I4F, यानी कि जब पीएम विजिट किए थे 2017 में, तो MOU साइन हुई थी ताकि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड, जिसको I4F कहते हैं, इस पर भी सहमति बनी थी। और रिसर्च में कोलेबोरेशन पर भी बात चल रही है। आप देख सकते हो दोनों देश ने 5 ईयर $50 मिलियन एकेडमिक रिसर्च एग्रीमेंट साइन किया है ताकि रिसर्च प्रमोट हो सके अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन, मेडिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल लाइफ साइंसेस, ये सब। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशन की बात करें तो देख लो, हाँ, इसराइल में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कल्चरली रिच माना जाता है। एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के मामले में यंग इसराइलीज भी इंडिया को पसंद करते हैं। कैसे? आप देख लो, डाटा के अनुसार मोर देन 50,000 इसराइलीज इंडिया ने विजिट किया था 2018 में, जबकि मोर देन 70,000 इंडियन विजिटेड इजराइल ड्यूरिंग द ईयर। तो कहीं ना कहीं टूरिज्म में भी इंगेजमेंट है। और आप देख सकते हो लगभग 10,000 इंडियन सिटीजन्स इजराइल में हैं, ऑफ होम 9,000 आर केयर गिवर्स। बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं क्या प्रोफेशन में काम करते हैं, जिससे डायमंड ट्रेडर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, ये सब भी हैं। उसके बाद देख लो इंटीग्रेटेड पॉलिसी द रीजन। तो अभी जो I2U2 बना है, जिसको न्यू क्वाड कह रहे हैं, I2U2 में क्या है? इंडिया, इजराइल, UAE एंड US। तो बेसिकली ये जो आपका न्यू क्वाड है, या फिर इसे हम I2U2 भी कहते हैं, तो इन्होंने क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम लॉन्च करने की बात कही टू इन्हांस द कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन दीज स्टेट्स। ठीक है। और अब्राहम अकॉर्ड क्या है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया। जैसे अब देख लो, पैलेस्टीन जो है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा रहता था अरब देशों के लिए, खासकर सऊदी अरबिया, UAE के लिए। ठीक है। लेकिन अब जो है इसराइल के साथ कॉपरेशन इन देशों का बढ़ रहा है, तो जो पैलेस्टीन वाली जो मुद्दे रहती थी, वो अब इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं क्रिएट कर रही हैं। एंड इससे क्या हुआ है कि इंडिया जो है इसराइल के साथ टाइज और स्ट्रेंथन कर सकता है। एंड अदर एरिया ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो वाटर एसेसिबिलिटी एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉपरेशंस, जहाँ पर बोथ कंट्रीज हैव कॉमन इंटरेस्ट। ये बातें हो गई। उसके बाद अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स। चेंजिंग जियो पॉलिटिक्स मतलब ये हुआ कि चाइना, रशिया और ईरान एक तरफ, और दूसरी तरफ सऊदी, इसराइल, USA एक्सिस, है ना। ये आपका नेक्सस वेस्ट एशिया में हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो बैलेंसिंग पॉलिसी है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और ये भी है कि चाइना, इसराइल में ट्रेड और डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया और इसराइल ट्रेड एंड डिफेंस कॉपरेशन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। और जाहिर सी बात है, इसके कारण इसराइल अपना न्यूट्रल पोजीशन रख सकता है अगर इंडिया चाइना कन्फ्लिक्ट भविष्य में होता भी है तो भी। एंड इसराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ये तो आपको ही पता है, ये भी रिसेंटली इसराइल ने सीरीज ऑफ मिसाइल स्ट्राइक किए थे ऑन द सिविलियन सेटलमेंट्स इन द गजा स्ट्रिप। तो एक प्रकार से जो सीज फायर एग्रीमेंट है, इसराइल ने उसे वायलेट की थी। एंड इट कैन फर्दर डेटोरेट द अरब इजरायली रिलेशंस एंड फिर रीजन और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो सकती है। वे फॉरवर्ड की बात करें तो कॉपरेशन बढ़ाइए डिफरेंट डायमेंशन में, लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, स्पेशली प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है ये पे बताइएगा। एंड ऑन पैलेस्टीन इश्यू, तो अब तो पैलेस्टीन का जो मुद्दा है वो आपका
इतनी ज़्यादा यूज़ में, मतलब उतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती है, फिर भी इंडिया शुड कंटिन्यू इट्स मॉरल स्टैंड ऑन द इशू एंड यूटिलाइजिंग इंडिया सॉफ्ट पावर। तो इंडियन मॉडल जो है डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म का, वो प्रमोट होना चाहिए, जहाँ पर रिलीजियस, इथनिक, लिंग्विस्टिक एंड अदर डाइवर्सिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। इट वुड बी ए वायबल मॉडल फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ फॉर्मली एंटागोनिस्टिक ग्रुप्स along with maintaining balanced policy based on enlightened। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस ऑन आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो इन्वेस्टिगेशंस रहे हैं इनटू द इजराइल पैलेस्टीनियन वॉर क्राइम्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।